तो हेलो साथियों, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटेड में। तो साथियों, आज से हम नया एक कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। साथियों, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी स्टेट पीसीएस की, चाहे आप किसी यूपी प्लस किसी भी एग्जाम की, चाहे एसएससी रेलवे टीचिंग, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज से हम एक लूसेंट की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। साथियों, आपको बता दूं, इस सीरीज में जो लूसेंट जो बुक्स है उसको कंप्लीट किया जाएगा। ये मेरी थ्योरी क्लास है, और एक दूसरी जो क्लास आएगी हमारी, वो यानी कि जो प्रैक्टिस के लिए होगी, उसमें हम चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करेंगे। और साथियों, आपको बता दूं, ये क्लासें पहले भी स्टार्ट कर देता, क्योंकि अभी यूपी प्लस सी पैट की परीक्षा में थोड़ा बिजी हो गया था, इस वजह से ये क्लासें स्टार्ट नहीं हो पाई थी। तो साथियों, आज से ये क्लासें स्टार्ट हो रही हैं, तो इन क्लासों को आप जरूर देखिए। आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आप कहीं ना कहीं लूसेंट ले तो आते हो मगर नहीं पढ़ पाते हो, मगर इन क्लासों के थ्रू आप पढ़ सकते हो अच्छी तरीक़ा से। ठीक है साथियों, तो आज ही क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और साथियों, आपको बता दूं, एक क्लास में दूसरी और प्लान कर रहा हूं, जिसमें हम मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट किया करेंगे। क्योंकि आपको बता दूं, मिक्स क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर चैप्टर अब चाहे एसएससी सीजीएल दो, चाहे एसएससी जीडी दो, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली क्लासें हैं। तो साथियों, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लूसेंट से जो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत से टॉपिक लिया है, तो इसे देखते हैं आज सबसे पहले। तो आपको बता दूं, जैसे कि भारत का इतिहास, यानी कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अथवा भारत का देश, यानी देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। आपको यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकार ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया। साथियों, जो यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा था, और जो मध्यकालीन जो मुस्लिम इतिहासकार थे, उन्होंने हिंद या हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किसने किया था, तो ये मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। जैसे कि हम लोग 3 भागों में पढ़ते हैं, एक प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। ठीक है, तो हम प्राचीन भारत में देखेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी जो मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। एक धर्म ग्रंथ, एक ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। एक्चुअली का जो धर्म ग्रंथ होते हैं उनसे मिल जाती है, जो ऐतिहासिक ग्रंथ होते हैं, जो विदेशी आए उन्होंने जो विवरण किया है, और जो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। नेक्स्ट देखते हैं, जो भारत का सर्व प्राचीन धर्म जो ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता जो महर्षि कृष्णद्वयोपायन, जो वेद व्यास को माना जाता है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन वेदों को संहिता भी कहा जाता है। क्वेश्चन अक्सर एसएससी जीडी और जो यानी कि जो वनडे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि संहिता किसे कहा जाता है, तो वेदों को संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद के बारे में बात करते हैं, जैसे कि जो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्ति एवं 10,462 ऋचाएं। ये क्वेश्चन अक्सर बन जाता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, 10 सूक्ति कितनी, 1028, और ऋचाएं कितनी है, 10,462। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को, यानी कि जो इस वेद को पढ़ता है उस ऋषि को क्या कहते हैं, ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं, होत्र कहते हैं। इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित, यानी कि सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। यहाँ शाम लिखा है, यहाँ पर सोम होगा। ठीक है, तो 9वें मंडल में जो देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। जो इसके 8वें मंडल की जो हस्तलिखित है, उसे ऋचाओं को खिल कहा जाता है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए जो 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ऋग्वेद में जो इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। अब यजुर्वेद में हम बात करते हैं। यह एक ऐसा भी है जो गद्य पद दोनों में, यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों तथा विधि विधानों का मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है, जो यज्ञ संबंधी जो नियम कहाँ मिलते हैं, तो यजुर्वेद में मिलते हैं। सामवेद की बात करें तो साम का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन है, यानी कि इसमें संगीत की जो चीजों के बारे में वर्णन किया गया है सामवेद में। अक्सर ये वनडे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं कि जैसे कि जो सामवेद ऋग्वेद में क्या है, जैसे क्या
अब जैसे संगीत से संबंधित सामवेद है, ठीक है, इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। अब अथर्ववेद की बात करते हैं, इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। सबसे प्राचीन वेद आपको बता दूं तो ऋग्वेद है। सबसे अगर जैसे सबसे पूछ लिया जाता है कि सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, तो सबसे बाद का वेद कौन सा होगा, तो ये अथर्ववेद होगा। अब जैसे कुछ देखते हैं, जैसे वेदों की संख्या 4 है, वेदांग 6 है, पुराणों की संख्या 18 है, उपनिषदों की संख्या 108 है। क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, पुराण कितने 18 है, उपनिषद कितने 108 और वेदांग कितने 6। अब देखते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया, उसे प्राग ऐतिहासिक, यानी कि किसी चीज का लिखित मतलब वर्णन नहीं है, उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लिखे पढ़े नहीं जा सके। यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल में क्या है, यानी कि जो चीज लिखी तो है मगर उसे पढ़ नहीं सकते, जो आद्य ऐतिहासिक काल में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ज्ञानी मानव का प्रवेश धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। पूर्व पाषाण युग या पुरा पाषाण काल के मानव की आजीविका का जो, यानी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि पूर्व पाषाण युग या पुरा पाषाण काल में जो मानव की जो जीविका का जो मुख्य आधार था वो शिकार था। शिकार पुरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे। यानी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि पुरा पाषाण काल में आदि मानव के जो मनोरंजन के साधन क्या थे, तो इनका शिकार करना इनका मनोरंजन का साधन था। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में, एक पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जैसे आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में एवं जो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। मनुष्य में क्या, जैसे कि यानी कि जो सबसे पहले किस, जब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया था, इसने कुत्ते को पालतू बनाया था। मनुष्य ने सर्वप्रथम तावा धातु का प्रयोग किया, उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था, ठीक है। जैसे क्या होता है, जैसे कि जो तावा धातु सर्वप्रथम मनुष्य ने प्राप्त जो प्रयोग किया था, उसके द्वारा बनाया गया जाना प्रथम औजार की पूछ लिया जाता है, औजार कौन सा था, तो ये कुल्हाड़ी था। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक जो अन्न उत्पादक स्थल जो मेहरगढ़ी पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं जो पहली फसल थी, एवं जौ थी, यानी गेहूं एवं जौ, तो गेहूं इसमें पहली फसल थी। लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। कोल्डी हवा का संबंध चावल की प्राचीनतम साक्ष्य से है। पल्लवरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई। भारत में पूर्व प्रस्तर युग से अधिकांश औजार जो औजार थे पत्थर के बने थे। रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की। भारत का सबसे प्राचीन जो नगर मोहनजोदड़ो था। सिंधी भाषा में जिसका जैसे कि भारत का जो, यानी कि जो सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसका जो मृतकों का टीला है, ठीक है। तो इसे सिंधी भाषा में जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जौरवे संस्कृति से है। असम का श्वेतरभु जो गिबन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानव कपि है। भारत में शिवालिक की पहाड़ियों को जीवाश्म का प्रमाण मिला है। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला जो प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला, यानी कि भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला जो प्रमाण था वो नर्मदा घाटी में मिला। तो ठीक है साथियों, आज हम इस क्लास यहीं रखते हैं। आज ही हमारा थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक था। इसके बाद जो हमारे कल होंगे, एक्चुअली का एक क्लास में लगभग 2 या 3 टॉपिक रखा करेंगे। जैसे क्या है कि लूसेंट बहुत जल्दी खत्म कर दें, और जो क्लास आएंगी, जो प्रैक्टिस सेट की क्लास आएंगी, उन्हें आप जरूर देखना। और साथियों, आपको पढ़ने का तरीका अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली जो समय में आपको बहुत सारी जीएस की क्लासें मिले और करंट अफेयर्स की, जैसे हम वीकली वगैरह, और मैं प्लान कर रहा हूँ डेली के लिए, यानी कि डेली भी देने के लिए, ठीक है। तो साथियों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आज से ये सीरीज स्टार्ट हो गई, अब डेली आएगी। तो आज ही क्लास हम यहीं रखते हैं। कल का जो हमारा टॉपिक होगा सिंधु घाटी हो सकता है, और 2-3 टॉपिक हो सकते हैं, तो उन्हें जरूर देखना। तो आज ही क्लास हम यहीं रखते हैं। धन्यवाद।